अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। इस दफ़ा जो राज चला, आप लोगों ने उसका इतना ज़बरदस्त फीडबैक दिया, बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं, मेरी दोनों कैमरामैन और पूरी बैकअप टीम, जब इतना ज़्यादा हम रिस्क लेते हैं तो उसका मकसद ये होता है ना सिर्फ आप लोगों को अच्छा लगे, बल्कि आप अगर वीडियो को लाइक करें तो हमें हमारी मेहनत का इस तरह सिला मिलता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वाकई वो बहुत डेंजरस प्रोग्राम था और जब हम वापस आए तो 3 से 4 दिन हमें लगे थे अपने आप को नॉर्मल करने में। अरसलान काफ़ी डरा हुआ था, अनस भी डरा हुआ था, मेरी भी कुछ हालत ऐसी थी क्योंकि वापस जाते हुए जो घर हम बातें कर रहे थे वो यही थी कि आज हमने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिए, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। पिछली ऑफ कैमरा स्टोरी में भी मैंने एक बात की थी कि एक सरप्राइज़ है, एक न्यू आइडिया है जो आगे मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। तो वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। आज बुध है, जुमेरात, जुमा और हफ्ता, तीसरे दिन इंशाल्लाह, तीसरे यानी हफ्ते की रात को आपको एक जो न्यू आइडिया है मेरा वो देखने को मिलेगा और फिर आपका फीडबैक मुझे बताएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। क्योंकि ये जो आइडिया आप देखने जा रहे हैं ये इस पार्ट 2 से भी जुड़ा हुआ है, जो आपने एपिसोड 78 देखा है पार्ट 2, इसके साथ भी ये जुड़ा हुआ आइडिया है। उम्मीद पूरी है कि आपको अच्छा लगेगा और जो अमेरिका में मैंने रिकॉर्डिंग की है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको उसके बाद दिखाऊँगा। आज की जो स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है जुल्करनैन ने। दुबई में इस वक्त इनकी रिहाइश है और इस वक्त इनकी एज 25 साल है। जिस वक्त इनके साथ ये वाक़या हुआ था उस वक्त उनकी उम्र 8 से 9 साल के तकरीबन इतनी उम्र थी। बहुत सारी कहानियाँ मुझे आई हुई होती हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ जो मुझे सच्ची नहीं लगती, लगता है कि ये एक लिखी गई है कहानी और इसका ताल्लुक़ से कोई मतलब सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कहानी आपको ना सुनाऊँ, उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। और कोई अगर डामाडोल लगे मुझे तो मैं उनसे रिकन्फर्म करता हूँ, उनसे बात करता हूँ और जो मेरे अंदर सवालात होते हैं वो सवाल पूछता हूँ और जब यकीन हो जाता है कि नहीं एक सच्ची कहानी है तो फिर मैं आप लोगों को सुनाता होता हूँ। तो आप लोग भी भेजते रहिए इंशाल्लाह, अगर आपकी सच्ची कहानी है तो मैं ज़रूर उसको शामिल करूँगा। कहानी का मकसद क्या होता है ये मैं इसलिए कहानी सुनाता हूँ, बहुत सारे लोग फीडबैक में लिख भी रहे हैं। गहमा गहमी के इस दौर में जो सब कुछ हम भूल चुके हैं अपना, और जब मैं कहानी सुनाने बैठता हूं तो आप अपने बचपन में खो जाते हैं, आप अपनी जवानी में खो जाते हैं, आप उन यादों में खो जाते हैं जो बीत चुकी, जिनको सोचने का भी टाइम नहीं। और कहानी सुनने के बाद अगर आप सुकून की नींद सोते हैं, आपको उन लम्हों में सुकून सा मिलता है, तो ज़िंदा रहने के लिए अपने आप को कीमती टाइम, जितना भी मसरूफ़ ज़िंदगी है उसमें से ये वाला कीमती टाइम ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं होता, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को रिलैक्स करना होता है। जब आपका ब्रेन, आपका दिमाग रिलैक्स होगा तो आपकी बॉडी खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को खुशियाँ दीजिए। टेंशनों भरी इस दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं वहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालिए। ये एक मेडिटेशन है कहानी सुनना भी। सो ये मेडिटेशन कीजिए और कहानी को ज़रूर सुनिए, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ये आधा घंटा या घंटा की जो कहानी है, ये जो आप टाइम लगाएंगे तो इससे आपकी आने वाले जो वक्त अल्लाह ताला ने जितना ज़िंदगी लिखी है, जितनी बची है, उस ज़िंदगी की बॉडी की ये जो एक्सरसाइज मुसलसल दिन रात चल रही है, जिसमें दिल मुसलसल धड़क रहा है, जहनी सुकून ना होने की वजह से ये जो बॉडी डिस्टर्ब होती है, प्रॉब्लम होते हैं। तो जब हम खुशियाँ ढूंढने निकलते हैं तो खुशियाँ नहीं मिलती तो छीननी पड़ती हैं। तो इस तरह ये भी एक खुशी है कि आधा घंटा निकाल के आपने एक स्टोरी सुनी तो इतनी देर आपने दिमाग को, दिल को रिलैक्स किया। जब आप रिलैक्स होते हैं तो उसका आपकी बॉडी पे भी असर होता है, ज़िंदगी पे भी असर होता है। और बहुत से लोग कहते हैं जी शॉर्ट होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बहुत लंबी कहानी होनी चाहिए, आज शॉर्ट क्यों सुनाई, और कुछ लोग कहते हैं आज इतनी लंबी क्यों सुनाई। तो मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई मैं क्या कहानी लंबी सुनाऊँ या शॉर्ट सुनाऊँ। कहानी मैं वही सुनाता हूँ जितनी मुझे भेजी गई होती है, उसमें मैं अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं कर सकता। अगर वो लंबी कहानी है तो लंबी सुनाऊँगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट सुनाऊँगा। इसलिए किसी को अगर लंबी होने पे एतराज़ है या छोटी होने पे एतराज़ है तो उन दोनों से आई एम रियली सॉरी, बस इतना कहूँगा, इंजॉय कीजिए। एतराज़ छोड़ दीजिए, इन बातों को एंजॉय कीजिए। लाइक करने वाले बहुत हैं, डिसलाइक करने वाले तो वो हैं, उनको आप मैं
कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहा हूँगा तो वो तो आगे डिसलाइक कर देंगे। उनका कोई कुछ नहीं हो सकता, उनको छोड़िए, उनका काम हमेशा नेगेटिव रहना है, उनके अंदर से नेगेटिव एनर्जी रहती है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। कहानी है जुल्करनैन की 8 से 9 साल उस वक्त उम्र थी जब जिस वक्त ये उनके साथ कहानी पेश आई। वो बच्चा जो अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटा था उस वक्त, एक ऐसा घराना जिसके अंदर ज़िंदगी अपनी रूटीन पे थी, क्योंकि ये कहानियाँ जो ज़्यादातर हैं उन वक्तों की हैं जिनको बीते भी काफ़ी साल गुजर चुके हैं, काफ़ी साल बीत चुके हैं। 2013 की ये कहानी है, 2003 की ये कहानी है। और हफ्ते की रात थी जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी एक ऐसी भयानक रात है जो आज तक उनको भूल नहीं सकी। नानी अम्मा उस वक्त ज़िंदा थीं और अम्मी अबू ने उस दिन बताया कि तैयार हो जाओ, आज हम नानी अम्मा के घर जा रहे हैं। जहाँ बाकी बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गए तो वो बच्चा भी खुशी से तैयार हो गया जिसका नाम जुल्करनैन था कि आज नानी अम्मा के घर जाना है। नानी अम्मा के घर पहुँच गए तो वहाँ पे उस बच्चे को जाके पता चला कि इसलिए अम्मी अबू आज यहाँ पे आए हैं क्योंकि बाकी खाला, जितनी भी उनकी खालाएँ थीं, वो भी वहाँ पे पहुँची हुई थी और उनके बच्चे भी वहाँ पे आए हुए थे। जब बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो खेलने कूदने में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनको एहसास नहीं रहता वो किस जगह पे हैं, कौन हैं, क्या हैं, बस उनको एक एहसास होता है खेलना है, खेलना है और खेलना है। वो जितने भी खाला वहाँ पे उनकी आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, तो जुल्करनैन भी उनके साथ मिलकर खेलने में लग गया। खाला का घर जिसमें वो दाखिल हुए तकरीबन वो 18 मरले या 1 कनाल का घर था और घर इस तरह का बना हुआ था, उसके अंदर 2 बड़े बड़े कमरे बनवाए गए थे। एक थोड़ा सा छोटा था और एक काफ़ी हाल नुमा कमरा था। जो छोटा कमरा था उसके अंदर नानी ने उस वक्त, कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा कुछ को नहीं होगा, पेटियाँ होती थी, बड़े बड़े ट्रंक होते थे जस्त के बने हुए ट्रंक, और जो पेटी थी वो रखी हुई थी और काफ़ी ट्रंक उसके अंदर रखे हुए थे। ब्रीफ केस तो अब ये सिस्टम मॉडर्न आ गया, उस वक्त ट्रंक होते थे जो लोग इस्तेमाल करते थे। और उसके अलावा जो उन्होंने भेड़ बकरियां पाली हुई थी, वो भी रात को उसी कमरे में बांधती थी नानी अम्मा जिस कमरे में वो ट्रंक रखे हुए थे। जो दूसरा हालनुमा कमरा था वो सोने उठने बैठने के लिए इस्तेमाल होता था। बाहर एक बहुत बड़ा सा सहन था जिसकी ज़मीन जो थी वो मट्टी की नहीं, वो ईंटों की नहीं थी, मट्टी की बनी हुई थी। उसके अंदर अमरूद के दरख्त लगे हुए थे और नीम का दरख्त भी था। जब उन्होंने बकरियां पाली हुई थी और वहाँ पे काफ़ी दरख्त थे तो बकरियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह होती है जहाँ पे दरख्तों की ठंडी छाँव हो। दिन को कहीं पे भी उनको बांध दिया जाता है और सर्दियों में रात को उनको कमरों में बांधा जाता है। और जहाँ पे अमरूद के काफ़ी दरख्त भी लगे हों तो बकरियां वहाँ पे बड़े शौक़ से पत्ते खाती हैं, घूमती फिरती हैं। और सहन का फ़र्श वैसे ही कच्चा हो, मट्टी का बना हुआ हो, तो बकरियों के लिए बड़ी फेवरेट जगह होती है। उस दौर में लोग इस तरह बकरियां पालते थे कि घर के सहन के अंदर जो कच्चा सहन होता था उसके अंदर बकरियां पालते थे। तो नानी ने भी कुछ बकरियां पाली हुई थी। जिन दिनों में ये लोग नानी के घर गए वो सर्दियों के दिन थे। शदीद सर्दियाँ नहीं थी लेकिन शाम होते ही सर्दी हो जाती थी, रात सोने के लिए लिहाफ ओढ़ना पड़ता था। सर्दियों की एक ख़ास बात यह है कि सर्दियों में जब रात आती है तो बड़ी खौफनाक रात होती है। घुप अंधेरा छा जाता होता है, शोर शराबा ख़त्म हो जाता है, पंखे चलते नहीं हैं, कूलर चलते नहीं हैं, एसी चलते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो खामोशी होती है वो ज़्यादा होती है। गर्मियों में पंखे की आवाज़ होती है घर के अंदर, कूलर की आवाज़ होती है, एसी की तो बड़ी कम आवाज़ होती है। सर्दियों में अगर आप अपने अपने घरों में देखें उस वक्त में तो कोई आवाज़ नहीं आती थी। उस वक्त कूलर और एसी बहुत कम थे। जिस मोहल्ले की ये स्टोरी है, ये फिरोज़पुर रोड पे आज भी ये मकान मौजूद है। उस घर के अंदर पंखे तो थे, कूलर एसी इस तरह का माहौल नहीं था। बच्चे सारा दिन खेलते रहे, बकरियों के साथ भी खेलते रहे, जो दरख्त लगे हुए थे उनकी छाँव में भागते कूदते और खेलते रहे। रात का खाना खाया गया उस हाल नुमा कमरे में। सारी फैमिली जो जमा थी सब ने वहाँ पे बैठ के खाना खाया।
जुल्करनैन के जो वालिद साहब थे वो बाहर थे, अभी तक नहीं आए थे। उसने अपनी माँ के साथ और बहनों के साथ बैठ के खाना खाया और फिर बातें करते करते वहीं पे ही बिस्तर ज़मीन पे ही सबके लगना शुरू हो गए, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा थे तो वहाँ पे इतनी चारपायाँ डाल के सारे नहीं सो सकते, तो ज़मीन पे ही सबने बिस्तर अपने अपने लगाने शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सोना शुरू कर दिया। बच्चे क्योंकि खेल के थक चुके थे तो इसलिए वो भी सोने के लिए लेट गए। बड़े जो उस दिन सारे अपने अपने घरों से नानी के घर में जमा हुए थे अपने बच्चों समेत, वो भी बहुत खुश थे कि उनको आज खून के रिश्तों के साथ मिल बैठने का मज़ा आया था, बातें करने का मज़ा आया था, पुरानी यादें ताज़ा करने का मज़ा आया। तो वो भी अब खाना खा के रिलैक्स हो चुके थे और सोने के लिए तैयार थे। बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने कहा ना, सर्दियों की रात भयानक इसलिए भी होती है कि सर्दियों की रात में एक तो अंधेरा होता है और ऊपर से जब फोग होती है, घुप अंधेरे में धुंध छा जाती है तो वो और बड़ा भयानक हो जाता है। मैंने अक्सर माल टाउन में अपने घर में फोग के अंदर रात को मैं बाई गॉड 1 बजे निकलता था अकेला। इतनी फोग होती थी कि मुझे 3-4 फुट के फासले पे भी कुछ नहीं नज़र आता था। बाज़ औक़ात मुझे यूँ डर लगता था मैं दीवार से टकरा जाऊँगा, मुझे दीवार तक नज़र नहीं आती थी। मैं फुल ड्रेसअप होकर अपने आप को गर्म कपड़ों से लपेट के रात के 1 बजे 1:30 बजे मैं निकल जाता था और वॉक करता था। उस वक्त बंदा ना बंदे की ज़ात होती है, तो उस वक्त ये मखलूक भी बाहर बहुत निकलती है, खेलती है, क्योंकि बशर होता ही कोई नहीं है तो उनको खेलने कूदने का मौका मिलता है। तो मैं इनको देखने के लिए इनकी तलब में बहुत बाहर निकलता था। इसलिए मैं कहता हूँ सर्दियों की जो रातें, धुंध वाली रातें होती हैं, ये बड़ी खौफनाक रातें होती हैं। अब सारे बच्चे लेट चुके थे, जुल्करनैन भी अपनी माँ के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था, अभी तक लेटा नहीं था। इंतज़ार था वालिद साहब का और कुछ ही देर बाद वालिद साहब भी घर के अंदर आ गए। जब वालिद साहब अंदर आए तो नानी ने कहा खाना खा लिया? तो उन्होंने कहा जी मैं खाना खा के आया हूँ, इसलिए बता के गया था कि लेट आऊँगा, खाना खा के आया हूँ, अब बस सोना है। तो नानी ने कहा नीचे तो जगह नहीं है, इतना ज़्यादा लोग सो रहे हैं, आप लोग एक काम करें, बिस्तर लेके ऊपर जो कमरा बना हुआ है, जो इस्तेमाल बहुत कम होता था, कोई जाता ही नहीं था, ऊपर एक जो कमरा था वहाँ पे जाके छत पे आप सो जाएं। उन्होंने उनको मैट्रेस दिए और ऊपर ओढ़ने के लिए रज़ाइयाँ दी। जुल्करनैन का वालिद और उसकी वालदा मैट्रेस और रज़ाइयाँ लेकर उस लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी के ज़रिए ऊपर चढ़ना शुरू हो गए जहाँ पे ऊपर कमरा था। और जब वो जाने लगे तो नानी ने कहा जुल्करनैन यहीं सो जाएगा, तो उसने कहा नहीं, मैं भी अम्मी अब्बू के साथ सोऊंगा। नानी ने काफ़ी कोशिश की कि वो वहीं सो जाए, क्योंकि वो चाहती थी, प्यार करती थी जुल्करनैन से कि मेरे साथ वो लेटे। तो जुल्करनैन जिद करके उसने कहा नहीं, मैं अम्मी अब्बू के साथ ही जाऊंगा। तो उसने कहा चलें ठीक है, इसको आने दे हमारे साथ। जुल्करनैन भी उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ माँ बाप के साथ ऊपर कमरे में पहुंच गया। कमरे में जाते ही 2 मैट्रेस लगा दिए गए और जुल्करनैन अपनी अम्मी के साथ लेट गया। एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे वालिद साहब लेटे हुए थे, दूसरी साइड पे वालदा और उनके साथ लेटा हुआ जुल्करनैन। जुल्करनैन को अभी लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी, वो नींद में थोड़ा सा जा चुका था। गहरी नींद में तो नहीं था, लेकिन नींद में था। लेकिन ऐसी नींद में जो नींद से पहले एक नींद होती है कि अगर आपको कोई आवाज़ दे तो आप जाग जाते होते हैं, और गहरी नींद उसको कहते हैं कि जब आपको जितना कोई बुलाता रहे तो आपको आवाज़ नहीं आती, आप सोए रहते हैं। अभी वो ऐसी नींद में था कि उसको आवाज़ दें तो वो जाग जाए। रज़ाई उसके मुंह पर थी, उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने सर पे हाथ टच किया है, किसी ने उसको हिलाया है। वो जो कुछ सोया कुछ जागा था, इस हाथ लगाने से, इस हिलाने से वहीं लेटे लेटे उसकी आंख खुल गई। कुछ सेकंड जो नींद से बाहर निकल के आने में और होश में आने में सेंसेस आपकी काम करें, जागने में जो लगते हैं, उसको वही लगे और उसको ऐसे लगा कि वो ख्वाब में डरा है, ये क्या हुआ है, ऐसे जैसे वो हिला है। अभी ये सोचते हुए ही कुछ लम्हे गुजरे होंगे कि ये क्या हुआ है। जो उसने रज़ाई के अंदर आंखें खोली हुई थी, उसने साथ ही आंखें बंद कर ली, शायद मैं नींद में डर गया हूँ। अभी उसको आंखें बंद किए हुए कुछ सेकंड ही गुजरे थे कि किसी ने बाकायदा उसके बाल खींचे। जैसे ही उसके बाल खींचे गए
तो ये ऐसा लम्हा था जब किसी बच्चे के बाल खींचे जाएं तो वो जितना भी डरपोक हो, दिलेर हो या बुज़दिल हो, जैसा भी बच्चा हो, वो उसी लम्हे जाग जाता है और एक तजस्सुस होता है। वो फौरी तौर पे देखता है कौन है, किसने ये मेरे बाल खींचे, कौन शरारत कर रहा होता है। इस उम्र के बच्चे के अंदर ये खौफ नहीं होता कि कौन है, क्यों है, किस वजह से है, बस उसका ये होता है किसने बाल खींचे हैं, मैं इसको देखूं। एक कमरा जिसके अंदर हल्की सी लाइट मतलब लाइट जल रही है, नाइट वाली जो होती है, हल्की सी लाइट जल रही है, खूब अंधेरा नहीं है, खामोशी है, सारे सो रहे हैं और एक बच्चे के बाल खींचे गए हैं। तो उसने फौरी तौर पे रज़ाई मुंह से हटाई और पीछे इस तरह मुड़ के देखा कि उसको बॉडी मोड़नी पड़ी और उस बच्चे ने वहीं लेटे लेटे ऐसे पीछे की तरफ देखा। तो आंखों के सामने जो मंजर था वो ये था, 3 सर, कद में वो बिल्कुल छोटे से बच्चे, जैसे इस साइज का बोना, लेकिन वो जो तीनों सर आपस में टच हुए थे, यानी थे तो वो अलग अलग, इस वक्त जोड़ के खड़े थे, एक फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल से 3 सर थे। उनका जो साइज था वो इतना था, एक इंसानी सर से थोड़ा सा छोटा सर, लेकिन बिल्कुल ही गोल। आंखें, नाक, कान, होंठ, सब कुछ इंसानों जैसा था। बदली हुई चीज़ अगर उसमें कुछ थी जो इंसानों जैसी थोड़ी सी नहीं थी, हट के थी, कि इतनी एज के इतने बोने के चेहरों पे इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थीं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा या बूढ़ी औरत हो तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं। और ये झुर्रियाँ तकरीबन 100 साल, 110 साल की उम्र के बाद जाके चेहरों पे लाइनें सी बन जाती हैं, झुर्रियाँ सी बन जाती हैं। तो वो जो तीनों चेहरे थे, फुटबॉल की तरह के सर थे, वो झुर्रियों से भरे हुए थे तो इंसानों की तरह चेहरे, लेकिन बूढ़े चेहरे थे। वो बच्चे शायद इतने बूढ़े थे जैसे उनकी उम्र 120 150 साल हो, कि नज़र भी आ रहा है, आंखें भी हैं, होंठ भी हैं, नाक भी है, लेकिन उससे ज़्यादा झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं, आँखों पे, नाक पे, हर जगह पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं। और वो टोटल हाइट में इतने हैं। जब उस बच्चे ने उनको देखा तो एकदम से वापस अपनी जगह पे जहाँ पे लेटा हुआ था लेटा और जल्दी से रज़ाई अपने ऊपर डाल दी। वो मासूम बच्चा कांपना शुरू हो गया कि ये मैंने क्या देख लिया, ये कौन है। अभी वो रज़ाई सर पे डाल के लेटा ही है कि उन तीनों ने फिर से उसके बाल खींचे। अब तजस्सुस तो तजस्सुस होता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, खौफ भी होता है, लेकिन तजस्सुस नहीं जाता। अब उसके अंदर तजस्सुस है कि फिर से मेरे बाल खींचे गए हैं, क्या मैं इनको देखूं। लेकिन वो डरा हुआ भी है, वो देखना भी चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर डर भी है। लेकिन इस दफ़ा उसने मुड़ के नहीं देखा रज़ाई और हाथों से पकड़ के सर के नीचे कर ली कि नहीं, मैंने नहीं देखना, ये वही तीनों बच्चे हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, जो मेरे बाल खींच रहे हैं। अभी उसने रज़ाई खींच के सर के नीचे ही की थी कि उन्हीं बच्चों ने फिर वो रज़ाई बाकायदा तौर पे उसके सर के नीचे से खींची और खींच के रज़ाई उसके मुंह से हटा दी। और जब उसने उसके चेहरे से रज़ाई हटाई, तो जब चेहरे से रज़ाई हटी, पहली दफ़ा तो उसको मुड़ के यूं पीछे देखना पड़ा था, अब वो ऊपर झुके हुए थे, उसको मुड़ना भी नहीं पड़ा। जैसे ही रज़ाई उसके मुंह से ऊपर से हटी, वो तीनों उसके ऊपर झुके हुए थे। और हैरत की बात ये थी, जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा टोटल थी वो तो झुक ही नहीं सकते, वो तो गिर जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा शायद उनकी हाइट बड़ी थी या क्या था, वो तीनों उसके ऐसे लेटे हुए इंसान पे, ये लेटा हुआ है और उसके फेस के ऊपर वो तीनों आ चुके हैं और यूं पीछे से खड़े होकर यूं झुके हुए हैं, उसको देख रहे हैं। वो बच्चा और ज़्यादा ना सिर्फ डर गया बल्कि अब तो बाकायदा कांपना भी शुरू हो गया कि ये क्या है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उसको समझ भी नहीं आ रही ना कि वो क्या करे, उसके सेंसेस नहीं काम करे। बच्चा है ना कि मैं माँ बाप को जगाऊँ या क्या करूँ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो डरा हुआ है, मासूम। उस वक्त इंसान, उस दौर में, ये सच है, इतनी ज़्यादा कंप्यूटर ये चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस हो रही थी,
मतलब लोग सादा थे। अब तो बहुत मॉडर्न वक्त हो गया, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ लोग बहुत जदीद हो गए हैं, बच्चे भी जदीद हैं आज के, उस वक्त के बच्चे भी मासूम थे, इतनी जदीद नहीं थे। सो वो उनको झुके हुए को जब उसने आंखें खोली और जब रज़ाई उसके मुंह से हटी और उसने ऊपर देखा, वो तीनों अब उसके ऊपर झुके हुए हैं, तो वो कांप तो रहा था, डर तो रहा था, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि रज़ाई ऊपर लूं या माँ बाप को बुलाऊं। जैसे ही उसने उन तीनों को देखा तो वो पीछे हट गए, और हटते ही जो अगला मंजर उसकी आंखों के सामने था वो ये था कि छत के साथ ही उसने देखा 3 लकड़ियों के, यानी कि जिस तरह दरख्त का नीचे वाला हिस्सा होता है, ऐसे मुंड कह रहा था, उन्होंने पंजाबी में लिखा है, ऐसे 3 मोटी मोटी लकड़ियां थी जो घूम रही थी दरख्त के ऊपर। दरख्त की तने नीचे वाले जो हिस्से होते हैं वो कटे हुए थे और छत के साथ 3 तने घूम रहे थे, और जो सेंटर वाला तना था उसने देखा उस घूमते हुए तने के ऊपर कोई चीज़ है जो बैठी हुई है, और एकदम से वो चीज़, तने रुके हैं वहीं पे, हवा में ही रुके हैं, और वो एक तने के ऊपर से जो चीज़ बैठी हुई थी, घूमने की वजह से नज़र नहीं आ रही थी, एकदम से उसने छलांग मारी है और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई है। अब हैरत की इंतहा और हो गई कि जो खड़ी हो गई उसकी जिसामत ऐसे थी जैसे हाथी जितनी बड़ी जिसामत होती है। उसका ये वाला शोल्डर और ये वाला जो हिस्सा था, धड़ जो था, टांगें बिल्कुल बारीक एक इंसान की तरह थीं, लेकिन टांगों के अलावा वो यूं फैली हुई थी, यानी यूं फैला हुआ, कार्टून के अंदर जिस तरह हम जिसमें देखते हैं नीचे पतली सी टांगें होती है, ऊपर मोटा सा धड़ होता है, वो इस तरह की थी कि ऊपर बड़ा सा धड़ था और नीचे टांगें थीं, लेकिन वो औरत की तरह थी। बड़े बड़े उसके बाल थे, उसका जो चेहरा था वो इंतहाई ज़्यादा भयानक था। उसकी आंखें तो थीं लेकिन बिल्कुल गोल सी आंखें थी, हमारी तरह इस तरह आंखें नहीं थीं, बिल्कुल गोल आंखें थी, और उनके अंदर ये वाइट एंड ब्लैक जो बना हुआ है लेंस नहीं थे, बिल्कुल रेड आंखें थी। होंठ उसके भदे से, अजीबो गरीब से, और बहुत बड़े होंठ थे। नाक एक अजीबो गरीब सी ऐसे नाक थी जैसे उसकी चूंच भी नहीं थी, लंबी भी नहीं थी, लेकिन फैली हुई एक भदी सी, एक अजीबो गरीब सी नाक थी। दांत तक उसके जो नज़र आ रहे थे वो बाहर निकले हुए थे, टेढ़े और पीले स्याह थे, यानी बहुत ज़्यादा पीले और कंदे थे, और उसकी पूरे जिस्म के ऊपर बाल ही बाल थे। कान जो उसके थे वो बिल्कुल बड़े से कान और बाहर की तरफ निकले हुए थे। हाथ जो उसको नज़र आए, क्योंकि हाथ वो इसलिए बाकायदा तौर पे जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा जुल्करनैन को आज तक वो याद है, उसके हाथ थे, क्योंकि वो जो भदी सी औरत जब उस दरख्त से उतर के नीचे खड़ी हुई है तो उसका जिस्म जो पूरी छत के साथ टच हुआ था, पूरी छत को उसके जिस्म ने कवर किया हुआ था। खून की तरह आंखें और पीले पीले कंधे से दांत, और वो बदबूदार थी, उसके खड़े होने से कमरे में उसको बू सी महसूस हो रही थी, और बड़े बड़े से अजीबो गरीब से उसके होंठ, और उसका चेहरा भी झुर्रियों से भरा हुआ था। नाक जो थी ऐसी फैली हुई अजीबो गरीब सी नाक थी, इंसानों जैसी बिल्कुल नाक नहीं थी, जैसे किसी और मखलूक की नाक। वो कह रहे मेरे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल है उस नाक को। और जो चेहरा था वो पूरा चेहरा गोल नहीं था, चूंच की तरह चेहरा था। ऐसे हमारा चेहरा जो है ऐसे गोल शेप में है, वो यूं लंबा सा ऐसे चूंच की तरह चेहरा था। और वो जुल्करनैन को खड़ी देख रही थी। ये एक ऐसा लम्हा था जिसको देखते ही वो बच्चा जो पहले ही हवास बाख्ता हो चुका था, पहले ही घबराया हुआ था, जब उसने इस मखलूक को देखा तो उसके खुद ब खुद जो आवाज़ उसके अंदर निकली वो एक रोने की आवाज़ थी। साथ ही जुल्करनैन ने रोना शुरू कर दिया। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोते रोते तेज़ होती गई। अब वो इतना ज़्यादा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गया कि सोई हुई साथ में जो माँ थी उसकी भी आंख खुल गई, और उसके आंख खुलते ही माँ ने कहा क्या हुआ जुल्करनैन? तो उसने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया कि शुक्र है माँ जाग गई है, क्योंकि जब ये एहसास बच्चे के अंदर होता है कि मेरी माँ को पता लग गया है तो वो और ज़्यादा रोता है कि माँ कुछ हो रहा है। तो माँ जो लेटी हुई थी वो एकदम से उठ गई कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है, क्योंकि जुल्करनैन सामने देखी जा रहा था और रोई जा रहा था। और उसने सामने की तरफ उंगली करके माँ को कहा माँ वो देखो वो सामने कौन खड़ी है।
उसी उंगली को फॉलो करते हुए जिस तरफ उसने उंगली का इशारा किया था, माँ ने भी गर्दन उठा के उंगली की तरफ देखा तो सामने सिर्फ दीवार के कोई भी नहीं था। माँ समझ गई कि बच्चा ख्वाब के अंदर, नींद के अंदर डर गया है, इसलिए वो कह रहा है वो सामने कौन है। माँ ने कहा वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो जुल्करनैन ने कहा नहीं नहीं वो है, वो देखें कितनी बड़ी और बालों से भरी हुई भयानक सी वो चुड़ैल सामने खड़ी हुई है, वो औरत खड़ी हुई है। तो उसी लम्हे जो एक हाथ उस औरत का आगे आया, तो जुल्करनैन का बताना ये है कि वो हाथ का जो साइज़ ऐसा था जैसे हमारा ये फुल साइज़ होता है, इसको ऐसे मुट्ठी बंद कर लें तो इतना छोटा हाथ, इतना टोटल छोटा सा हाथ था और उंगलियां उसकी तकरीबन इतनी इतनी उंगलियां थीं टोटल, बहुत छोटी छोटी सी उसकी उंगलियां थीं हमारी 5 उंगलियां, उसकी 5 निसलियां, उसकी बेइंतहा उंगलियां थीं, उंगलियों से भरा हुआ ऐसा हाथ था। पता नहीं कितनी, 7 थी 10 थी, कोई पता नहीं, उसको इतना याद है वो उंगलियों से भरा हुआ हाथ था, छोटी छोटी उंगलियां थी और टोटल मतलब इस साइज़ का हाथ था उंगलियों समेत। यानी इसकी उंगलियां उसने, ये तो मैंने फोल्ड की हुई हैं, जब हम इस तरह उंगलियां अपनी खोल लेते हैं तो ये इतना बड़ा है, वो उंगलियां खोल के इतना बड़ा हाथ था और उंगलियों से भरा हुआ था। वो हाथ ऐसे एकदम से आगे आया और उसने थप्पड़ मारा जुल्करनैन के गाल पे, क्योंकि वो माँ को इशारा करके बता रहा था। जब उसके गाल पे थप्पड़ पड़ा तो वो एक ऐसा लम्हा था जो उस बच्चे ने और शदीद रोना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा क्योंकि पहले डरा हुआ था, बहुत खौफजदा था, माँ की वजह से और जाग चुका था। थप्पड़ ने उसको शदीद रुला दिया, वो ज़ारो कतार चीखो पुकार करने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब इतना ज़्यादा वो रोने लगा तो बाप की भी आंख खुल गई, क्योंकि बाप हमेशा लेटा रहता है कि माँ संभाल लेगी, लेकिन जब बाप को एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा है और ऊंची आवाज़ में रो रहा है तो बाप भी जाग गया और उसने उठते ही पूछा क्या हुआ है। तो बीवी ने कहा पता नहीं, इस तरफ उंगली करके इशारा कर रहा है, वहाँ पर कोई खड़ा है, वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो बाप ने पूछा जुल्करनैन क्या हुआ है। अब वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि रोते हुए उसको और कुछ नहीं एहसास था, एक ही एहसास था कि वो उंगली सामने की तरफ कर रहा था। माँ को तो वो बता चुका था कि वो कोई सामने खड़ी है औरत, बाप को वो बता नहीं सका सिवाय रोने की और उंगली के इशारा करने से कि वो है सामने। वो सिर्फ उंगली से इस तरह इशारा करता रहा और बाप ने भी उसी उंगली की सिमत में देखा कि क्या है वहाँ पे, तो सिवाय दीवार के कुछ भी नहीं था। तो बाप ने फिर वही बात दोहराई जो माँ ने कही थी, जुल्करनैन वहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या देख रहे हो। जो उसका रोना इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था कि पूरा कमरा उसके रोने से गूंज रहा था। शायद वो रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि नीचे सोई हुई नानी तक भी उसकी रोने की आवाज़ पहुंच गई और नानी की भी आंख खुल गई कि ऊपर लेटा हुआ जुल्करनैन रो रहा है। बाकी शायद किसी और की भी आंख खुल गई हो, क्योंकि आवाज़ बहुत लाउड हो गई थी, ऊँची आवाज़ में ज़ारो कतार रो रहा था। तो जब बाप ने कहा कौन है, उसने दोबारा इशारा किया, दूसरी दफ़ा पूछने पे कहा वो सामने किया, रो रहा था कि वो सामने देखो, इशारे से कह रहा था। तो बाप ने फिर वहाँ पे देखा तो वहाँ पे तो बाप को कुछ नहीं नजर आया। तो बाप ने कहा वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो क्यों इतना रो रहे हो, क्या देख रहे हो। इसी लम्हे उसी सामने खड़ी हुई डाइन ने वही एक छोटा सा भद्दा सा हाथ, जिसकी छोटी छोटी उंगलियां भरा हुआ था उंगलियों से, वो हाथ आगे किया और इस दफ़ा उसने इस तरह थप्पड़ मारा उसके गाल पे, पहले से ज़्यादा ज़ोरदार, और उस थप्पड़ की आवाज़ ऐसी थी जो उसके बाप और उसकी माँ के कानों ने भी सुन ली कि कोई थप्पड़ लगा है। वो उस वक्त उस थप्पड़ को देख तो नहीं पाए, लेकिन उस थप्पड़ की आवाज़ को मियाँ बीवी दोनों ने क्लियर सुन लिया कि एक थप्पड़ की आवाज़ आई है। क्योंकि वो बच्चा जब पहले थप्पड़ पे रो रहा था, उसको थप्पड़ पड़ा तो वो रोना शुरू हो गया। उस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उस वक्त शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और मुंह से कहने की बजाय इशारा कर रहा था कि वो सामने देखो। इस दफ़ा क्योंकि थप्पड़ पड़ा था और उसने हाथ यहीं पे रखा हुआ था गाल पे मुसलसल और रो रहा था, तो वो उस आवाज़ को दोनों मियाँ बीवी भी सुन चुके थे जो उसके गाल पे थप्पड़ की सूरत में पड़ी थी। उसी लम्हे बाप ने एकदम से आगे बढ़ा और उठा के बेटे को सीने से लगा दिया और बीवी भी समझ गई जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था वो कौन है जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही, लेकिन जो भी है उसने इसको थप्पड़ मारा है और आवाज़ हमने सुनी है। क्योंकि वो सामने खड़ी हुई शायद गुस्से में आ गई थी कि मेरा, क्योंकि वो शायद चाहती थी कि ये चुप हो जाए, इनको मेरे बारे में मत बताए। क्योंकि वो मखलूक ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जब बच्चा रोता है बताता है तो फौरी तौर पे वहाँ से चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है उस मखलूक को पता होता है कि अब ये फ़ौरन कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर देंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए या तो वो बच्चों को चुप कराते हैं, दूसरा ऑप्शन ये होता है वो चले जाते हैं। इसलिए उसने उसको थप्पड़ मारा था
कि वो चुप नहीं कर रहा था और बार बार इशारा कर रहा था, मुतवज्जो कर रहा था अपने माँ बाप को, और वो नहीं चाहती थी वो चुड़ैल कि वो माँ बाप को बताए। और वही हुआ, जब उसने माँ बाप को बता दिया, थप्पड़ की आवाज़ इतनी ज़ोर से जब उनके कानों में चली गई तो माँ ने फ़ौरन तौर पे कहा अल्लाह अकबर और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बाप जो अपने बच्चे को सीने से लगा चुका था वो भी ऊंची आवाज़ में आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और आयतुल कुर्सी की बाआवाज़ बुलंद विर्द करना शुरू हो गया, ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू हो गया। समझ गया था कि इस कमरे में वो मखलूक मौजूद है जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही, लेकिन ये मासूम बच्चा देख पा रहा है। और फौरी तौर पे उन्होंने उसी वक्त बेगम से कहा, ऊंची आवाज़ में पढ़ते पढ़ते जैसे आयतुल कुर्सी ख़त्म की, बेगम से कहा फूंकना शुरू कर दिया। बच्चे पे भी उन्होंने फूंका, अपने ऊपर फूंका, बीवी के ऊपर फूंका, और बीवी भी यही आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंका, बच्चे पे फूंका, शौहर पे फूंका, और कहा यहाँ से लपेटो जल्दी से बिस्तर और नीचे चलते हैं। दोनों ने अपने बिस्तर जिस तरह बिछाए थे उसी तरीके फौरी तौर पे लपेटे, और बाप ने इस दफ़ा बेटे को सीने से लगाया हुआ था। अब जो उसका मुंह था, जब बच्चे को आप इस तरह उठाते हैं, बाप उठाता है तो उसका मुंह बैक साइड पे चला जाता है, वो सीने से टच होता है। जब बाप उसको लेके कमरे से निकलने लगा और उस लकड़ी की सीढ़ी पे पाँव रखा तो उस लम्हे जुल्कारनैन की आंखों ने जो मंजर देखा तो वो ये था, वो भयानक औरत इंतहाई गुस्से से जुल्कारनैन को देखती हुई उस कमरे से उनके बाहर निकलने से पहले ही वो दरवाजे तक पहुंच गई थी। और ये लोग जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे हैं तो उसने देखा वो साथ वाली दीवार पे छलांग मार के पहुंच गया, और उस दीवार से छलांग मार के नीम का जो दरख्त था साथ वाले घर में, वो उसके ऊपर जाके बैठ चुकी थी और गुस्से से जुल्कारनैन को देख रही थी। वो सीढ़ी उतरते हुए इस तरह उसकी पोजीशन हो गई थी जुल्कारनैन की कि वो पीछे की तरफ था और गर्दन मोड़ के उस दरख्त को देख रहा था जहाँ पे वो अब बैठी हुई थी। वो जल्दी से नीचे उतरे और जब कमरे में दाखिल हुए तो दाखिल होने से पहले ही दरवाजे में उनकी नानी जुल्कारनैन की वहाँ पे खड़ी हुई थी। उन दोनों मियाँ बीवी ने बताया कि ये वाक़या हुआ और इस तरह हुआ है। तो नानी के जो अल्फाज थे उन्होंने पंजाबी में बाकायदा तौर पर मुझे लिख के भेजे, वहाँ पे कहा है और कहा कि जैसे भी है यहाँ इस कमरे में जगह बनाओ और जैसे कैसे बस रात गुजारनी यहाँ पे गुजार लो। और नानी ने जो अल्फाज उनको कहे थे वो जुल्कारनैन ने मुझे बताया, वो आज भी मुझे याद है। असी मुंडा नहीं मरवाना, तुसी इत्थे ही सो जाओ, ये पंजाबी में नानी ने बोला उन दोनों को देख के। शायद वो जानती थी इस बात को, उनको अंदाज़ा था इस मखलूक का, तभी उन्होंने कहा असी मुंडा नहीं मरवाना, तुसे इत्थे सो जाओ, यानी हमने बच्चे को मरवाना नहीं है, बस कोशिश करो यहीं कहीं सो जाओ। अब वो रो तो रहा था लेकिन सिसकियाँ लेके रो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था, क्योंकि माँ उसको थपक रही थी, चुप करा रही थी। और चुप कराते 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 कौन सा लम्हा था जब वो बच्चा सो गया। जब वो बच्चा सो गया तो माँ बाप भी सो गए, और सुबह उठने पे जब बच्चे की आँख खुली तो जो माँ थी उसके सरहाने बैठी थी और उसके सर पे पट्टियाँ कर रही थी, क्योंकि उसको अंदाज़ा हुआ उसको बुखार है। और ये उसका बुखार 2 हफ्ते तक उसके साथ रहा। डॉक्टर को दिखाते रहे, उसका ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन बच्चे का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अल्लाह अल्लाह करके 2 हफ्ते बाद उसका बुखार उतरा। लेकिन अब सूरत जब वो रात को, जुल्कारनैन ने मुझे ये बताया कि जब रात को मैं उस कमरे में, नानी अम्मा के कमरे में नीचे जाके सोया तो मुझे जो सामने तस्वीरें लगी हुई थी, वैसे तस्वीरें लगाई जाती हैं, कुछ बकरियों की थी, जानवरों की थी, कुछ इस तरह की। एक उन दौरों में लोग कमरों में तस्वीरें लगा देते थे जो प्रिंटेड होती हैं, वॉलपेपर टाइप होती हैं। उसके अंदर भी खौफ की वजह से उसको मुसलसल वो चेहरा नज़र आ रहा था। वो जहाँ देखता था चेहरा, उस तस्वीर में देखता था चेहरा, उस तस्वीर में देखता था चेहरा, तो वो इतना खौफजदा था। तो माँ उसको पढ़ती रही और उसको कहती रही बस आंखें बंद कर लो। वो आंखें खोलता था डर की वजह से, फिर वो चेहरा नज़र आता था उस तस्वीर में, आंखें बंद करता था, फिर खोलता था, उस तस्वीर में चेहरा नज़र आता था। फिर किस्ला में उसको नींद आ गई। 2 हफ्ते बाद उसका बुखार तो उतर गया, लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि वो बच्चा दीवारों को देखता रहता, उसको साइकोलॉजिकली असर हो चुका था। कभी वो दीवार को मुसलसल तकता रहता, कभी छत को बैठ के देखता रहता, कभी नीचे बैठ के मुसलसल देखता रहता, और कभी कभी तो वो बातें करना शुरू कर देता। माँ बाप को एहसास था कि बच्चा डर चुका है, और फिर वो अल्लाह के नेक बंदे के पास उसको लेके गए। उन्होंने उसको पढ़ाई की और माँ बाप को बताया ये पढ़ें, और पानी पे फूंक मार के इसको पानी पिलाते रहे, और इस तरह उसका ट्रीटमेंट होता रहा। वो पानी पे फूंक मार के उसको देते रहे, उसको पिलाते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
नानी को उस बात का एहसास था कि ये घर हॉन्टेड है, इस घर में कोई मखलूक है। नानी बहुत अच्छी तरीके जानती थी। ये वाक़या सिर्फ ज़ुल्करनैन के साथ नहीं हुआ, उनकी वालदा के साथ भी एक वाक़या हुआ। वो ज़ुल्करनैन ने कहा कि अगर आप मुझे कहेंगे मैं आपको वो भी सेंड करूँगा, तो मैं इंशाल्लाह उनसे कहूँगा, और मुझे सेंड करें तो मैं उसको भी आपको स्टोरी सुनाऊँगा। वक्त गुजरने के साथ नानी अम्मा अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। हर इंसान ने अल्लाह के पास जाना है, वो भी अल्लाह के पास चली गई। तो जो उनके ज़ुल्करनैन के मामू थे, क्योंकि वो उस राज से सारे जान चुके थे, वो जो एक राज ज़ुल्करनैन के साथ हुआ था, और वो शायद ज़ुल्करनैन की स्टोरी है क्योंकि उस घर में रहने वाले और भी बहुत से लोगों के साथ वो वाक़यात हुए थे, तो इसलिए वो आशना थे उस राज से। इसलिए उस घर को उन्होंने फौरी तौर पे माँ के मरने के बाद औने पौने फ़िरोज़पुर रोड की लाखों रुपए की जायदाद को सिर्फ उस वक्त 2 लाख के अंदर सेल कर दिया। उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा जी हमें इन चीज़ों का परवाह नहीं है, आप हमें दे दें, हम ले लेते हैं। उन्होंने वो घर उनसे 2 लाख में ले लिया। जैसे ही उन्होंने घर लिया, वो वाला घर लेके उन्होंने क्या किया, उसका पार्टीशन कर लिया। आधे हिस्से के अंदर उन्होंने दीवार लगा के एक हिस्से का लंबा सा उन्होंने हॉल बना दिया, जिसको उन्होंने कहा गोदाम के तौर पे मैं इसको रेंट पे दे दूंगा। एक साइड पे उसके वॉशरूम बनाया और बहुत लंबा सा गोदाम बना दिया, और एक हिस्सा वैसे रहने दिया। अभी गोदाम बनाए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक घी बनाने वाली कोई कंपनी थी, उन्होंने कहा हमें गोदाम के तौर पे ये चाहिए, हमें घी के कनस्तर जो होते हैं, बड़े बड़े कैंटीन वो होते हैं कनस्तर, वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो आप हमें दे दें। उन्होंने उनसे किराए पे लिया और अपने वहाँ पे कनस्तर रखने शुरू कर दिए, टीन के बने हुए जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं। अभी उनको वहाँ पे आए हुए 1 हफ्ता हुआ था कि एक रात वो अपने पूरी उस गोदाम को अच्छी तरीके से ताले वगैरह लगा के बंद करके वहाँ से गए, और जब सुबह वापस आए तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल ही था। अभी वो उसको खोल के अपना काम शुरू ही करने लगे थे, सामान उठाना ही जो रखना चाह रहे थे, कि उनकी आंखों ने जो मंजर देखा था वो ये था, वो एक मजबूत जो उसकी बनी हुई छत थी बाथरूम की, वो खुद ब खुद उनकी आंखों के सामने गिर गई। अभी इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल लिया कि शायद यहाँ पे मटेरियल ऐसा लगा होगा, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये पूरा घर मजबूत है, अच्छा बना हुआ है, मतलब जो गोदाम टाइप बना हुआ है, गिर नहीं सकता, लेकिन नया बना है, लेकिन ये दीवार कैसे गिर गई, इसकी छत कैसे गिर गई। उन्होंने उसको इग्नोर किया, लेकिन कहा ठीक है इसको अभी रहने दें, कुछ दिनों तक बनवाते हैं। छत गिरने के एग्जैक्ट 1 हफ्ते के बाद एक और वाकया हुआ कि वो अपने अच्छी तरह गोदाम को बंद करके अपने घरों को रवाना हुए, और वो ताले भी 2-3 वहाँ पे लगाते थे। सुबह जब वो पहुँचे, उसी तरीके सब कुछ अपनी जगह पे था, ताले उसी तरीके लगे हुए थे, कुछ भी नहीं छेड़ा हुआ था। लेकिन जब वो अंदर गए तो अंदर एक खौफनाक मंजर था कि जितने भी टीन के वो डब्बे पड़े हुए थे सब खुले हुए थे, और सब खोल के जैसे किसने ज़मीन पे उनको गिरा दिया था। उनके अंदर जो भी घी था वो ज़मीन पे बिखरा पड़ा था। अब वो हैरान थे इस बात पे, अगर कोई आया ही था, चोरी भी करनी थी तो उठा के ले जाता, 1 ले जाता, 2 ले जाता, ये तो पूरे के पूरे उस तरह पड़े हुए हैं। लेकिन जो भी था उसने उठाने की बजाय उनको इस तरह खोला था, और खोलने का अंदाज भी ऐसा था कि या तो किसी ब्लेड या छुरी से जिस तरह खोला जाता है वो नहीं था, ऐसा लगता है जिस तरह नाखून मार के उसने फाड़े हों, बिल्ली या कुत्ता जिस तरह साइडों पे नाखून मारता है, और नाखून लगे हुए थे बाकायदा बड़े बड़े, मतलब एक कनस्तर जो होता है ना, कनस्तर उसके यानी 4 जगहों पे यूँ ऐसे फाड़ा हुआ था उसको, और उसके अंदर से घी बाहर निकल रहा था, कुछ अंदर था और कुछ था। सबके साथ यही था, जैसे किसी जानवर ने उनको इस तरह 4 नाखून थे मार के उसको फाड़ा हो ताकि घी बाहर निकल जाए। अगर ऊपर से जिस तरह खोलने की जगह होती है वहाँ से खोला गया होता, या साइडों से भी किसी ने अगर छुरी मार के या कोई भी ऐसे लोहे की चीज़ से खोला होता तो उनको नजर आता। लेकिन ये इतने खौफनाक तरीके से फाड़े गए थे कि पहला ख्याल जो उनके जहन में आया वो ये था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, किसी जानवर का काम है। और अगर जानवर उनके जहन में आया तो वो हैरान ये थे, जानवर दाखिल कैसे हो सकता है, बाहर तो सब कुछ बंद है। तो वो इस बात से इतना डरे कि उसी दिन ही उन्होंने उसको खाली कर दिया। वो एक वाहिद गोदाम इस्तेमाल हुआ था कनस्तर घी के लिए, उसके बाद आज तक वो किराए पे नहीं चढ़ा। आज भी वो मकान वहीं पे खाली खड़ा हुआ है। उसके बाद एक पंचर लगाने वाले ने उस मकान के बाहर अपनी सी एक शॉप बनाई थी, छोटी सी शॉप नहीं, एक मतलब सामान रख के जिस तरह बैठ जाते हैं, खोखा रख के, तो वो खोखा रख के वहीं पे काम करता था। अंदर आज तक नहीं गया था।
लेकिन एक दिन उसका दिल किया कि अंदर जाके यार देख तो हूँ, आज तक कोई गया नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, कब कब बंद पड़ा हुआ है, शाम का टाइम पर मैं देखूँ तो सही अंदर क्या है। वो हिम्मत करके उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। जब वो बिल्कुल, उसको सब कुछ भी नहीं डर लगा, सब कुछ ओके ही था, लेकिन जब बिल्कुल उसके कमरों में अंदर तक वो पहुंच गया तो एकदम से उसको लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया हो। उसको ऊपर थप्पड़ों की, मुक्कों की बारिश हो गई और वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा उसको मार पड़ रही थी, सर पे, गर्दन पे, कमर पे, बाजू पे, पाँव पे उसको कोई मार रहा था, और एक नहीं थे, बेइंतहा थे जो नज़र नहीं आ रहे थे। उसने चीखना शुरू कर दिया। शायद जनरेटर ठीक करने वालों की वर्कशॉप है, वो लोग, उन्होंने चीखो पुकार सुनी कि इस घर से चीखो पुकार आ रही है। पहले एक बंदा बाहर निकला, फिर उसने दूसरे को आवाज़ दी कि यार यहाँ पे कुछ मदद के लिए पुकार रहा है, बचाओ बचाओ कह रहा है। तो 5-6 लोग इकट्ठे हुए और भागते हुए जब अंदर गए तो वो बेहोश पड़ा हुआ था, पंचर लगाने वाला। उसको इतनी मार पड़ चुकी थी। वो उसको उठा के लाए और उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक तो हुआ, लेकिन खामोशी से सिर्फ बता के मेरे साथ ये हुआ, उसने सामान उठाया और वहाँ से चला गया है। उसके बाद आज भी जो वो मकान खाली है उसके बाहर एक और पंचर लगाने वाला बैठा तो है, लेकिन दिन की रोशनी में उसकी दीवार के बाहर वो अपना काम करता है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है वो अपना सामान बंद करके वहाँ से चला जाता है। मुझे उन्होंने कहा मदर भाई आप अगर वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करें तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। तो मेरी ख्वाहिश है, क्यों नहीं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बड़ी मशहूर सी बड़े बड़े होटल्स हैं नामवर और एक मशहूर लोकेशन है, लेकिन ख़ास बात यह है कि आज भी ऐसी महंगी जगह पे मौजूद ये छोटा सा जो पार्टीशन किया हुआ घर है, इर्द गिर्द महंगी बिल्डिंग्स हैं, महंगे रेस्टोरेंट हैं और पुररौनक इलाका है, महंगा इलाका है, लेकिन उस महंगे इलाके के अंदर आज भी वो मकान वैसे क्या वैसा मौजूद है। ना कोई उसको तोड़ सका है, ना कोई उसको ख़रीद सका है और ना ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सका है। आज भी वो मखलूक अपना बसेरा रखते हुए, कब्ज़ा किए हुए उस मकान के अंदर, आज भी वो मखलूक का मकान है। इंसान उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। एक शख्स ने हिम्मत की थी और जिस तरह उसकी पिटाई हुई उसके बाद दोबारा एक मैसेज था सबके लिए कि दोबारा अंदर ना आना। तो आज वो मकान तो मौजूद है। तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं जब पाकिस्तान से या अमेरिका से पाकिस्तान वापस जाऊं तो इंशाल्लाह उस मकान के अंदर मैं ना सिर्फ जाऊंगा बल्कि ख्वाहिश ये होगी कि मैं अकेला उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करूँ और उस मखलूक से ना सिर्फ मेरी मुलाकात हो बल्कि मैं अपने मीटर के ज़रिए उससे मैं बात भी करूँगा, जिससे जो मेरा नया मीटर है, कि बहुत सारे लोग मुझे कह भी रहे हैं कि आपका नया आइडिया ये है कि आपने मीटर के ज़रिए उस मखलूक से बात करनी है, यानी कि वो मीटर जिसके ज़रिए, पहले तो मैं मीटर यूज़ करता हूँ सुई के ज़रिए बताता है येस और नो, ये एक ऐसा मीटर है जिसमें वो मखलूक अपनी ओरिजिनल आवाज़ में मुझसे बात करेगी। जिस तरह मैं कहूँगा क्या हाल है आपका, तो वो मीटर के ज़रिए वो मखलूक मुझे जवाब देगी मैं ठीक हूँ। तो मीटर में सुनाई देगी वो आवाज़ जो उसने बोली होगी कि वो मखलूक कहेगी मैं ठीक हूँ, या जो भी वो लाइन मखलूक बोलेगी, जिस तरह बोलेगी वो मीटर उसी तरह वो लाइन मुझे आगे सुनाएगा। तो ये आइडिया नहीं है जी, एक और आइडिया है, नया आइडिया है। तो उस मीटर के ज़रिए भी इंशाल्लाह जाके मुझसे बात करने की कोशिश करूँगा। सो ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी जो जुल्करनैन ने मुझे भेजी। मैं इनसे कहूँगा इंशाल्लाह उनकी जो दूसरी कहानी है मुझे वो भी भेजें, और आप लोगों के पास कोई कहानीज़ हैं तो आप मुझे वो सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसको अपनी ऑफ कैमरा स्टोरीज़ में ज़रूर शामिल करूँगा। तो ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी मोहब्बतें, और राज को बहुत ज़्यादा लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ बातें हैं राज के हवाले से और भी बहुत सारे लोग पैरानॉर्मल जो शोज़ कर रहे हैं उनके हवाले से कुछ बातें हैं दिल में जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह जल्दी एक दो शो मैं कर लूँ। उसके बाद ये जो अगला नया आइडिया ये ज़रा मेरा ऑन एयर हो जाए, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कोई पॉइंट हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दिल चाहता है कि आपके साथ बातें करता रहूँ, अल्लाह की कसम बहुत दिल चाहता है कि आपसे इतना प्यार हो गया कि आपसे बातें करता रहूँ, आपसे मोहब्बतें बांटता रहूँ। आप जो मेरे लिए प्यार करते हैं, मेरे लिए जब फीडबैक में पढ़ता हूँ इतना प्यार का इज़हार होता है तो खुशी होती है कि हम एक फैमिली बन चुके हैं। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ढेर सारी खुशियाँ दे, हमेशा सुखी रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बरसात करे आप सब पर, और वो जो रब्बे कायनात है जितनी भी दुख इर्द गिर्द आपके बिखरे पड़े हैं उन सबको समेट के खुशियों में बदल के आपकी झोली में डाल दे। आमीन सुमा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।